हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके इंग्लिश के पेपर को। मतलब इंग्लिश के पेपर को अलग से नहीं देखेंगे, उसमें जो भी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस को देख लिया। उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें 76 से 80 नंबर क्वेश्चन तक ये पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं। इतने क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि मतलब आप इसको एक बार पैराग्राफ पढ़ लें जल्दी से और आप आंसर फटाक से निकाल लेंगे। और पहले ही पैरा में आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है। तो ये मैंने पढ़ा पूरा अच्छे से। तो ये ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स आपको पता है, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और रशिया और चाइना का जो संगठन है, साउथ अफ्रीका का, उसका संगठन है। तो चलिए उसके बारे में पहली बार में हम इसकी रीडिंग बस लगा लेते हैं पैराग्राफ को, और फिर आंसर आप देखेंगे कितनी आसानी से निकल जाएंगे। तो आप लोग पीवाईक्यू जरूर देखें, सारे के सारे जितने भी स्टेनोग्राफर ग्रुप डी ग्रुप सी वगैरह हुए हैं, जितने भी 2014 से लेकर अब तक। और मैं अपने वीडियोज़ में आपको सारे पीवाईक्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपने हिंदी वाला वीडियो नहीं देखा जीके जी, जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको कैसे एलिमिनेट करना, कैसे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं। India continues to enjoy the number one position as the leading information technology businesses outsourcing and consulting destination of the past 2 decades. In fact, the order emerging powerhouse of the BRICS nations are all out hard destination for the future investment. दूसरा पैरा पढ़ते हैं। But we cannot rest on our laurels. It's imperative that we strive to become the finest research hub and the world has ever seen. We can achieve this destination by investing in our school, the places where future generation will develop the skills and resources that will drive our country's economic growth. तो हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर इसके आंसर कहाँ से निकालने। मतलब आप पढ़ लो एक बार, आप क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा हमारा है जो पैराग्राफ, द रॉयल सोसाइटीज सेमिनल्स 2011 रिपोर्ट्स नॉलेज नेटवर्क्स एंड नेशन ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन इन द 21st century states that even in the difficult economic times we now face, national government needs to maintain investment in their science base in order to secure economic prosperity, tap into new sources of innovation and growth, the sustain vital connections across the global research landscape. अगर आपको मतलब ये लग रहा हो कि मैं तेज पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप बस इतना देख लें इस बार कैसे किन बारे में बात की गई, ठीक है। बाकी आंसर तो आप इतना ईजी होता, आप भी ऐसे पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। बहुत सरल सरल पूछते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर पैरा कि करंटली ए मेयर तो 0.25 ऑफ इंडिया जीडीपी इज स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये कितनी सिंपल बात कहेगा कि 0.25% भारत अपनी जीडीपी का खर्च करता है R&D पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे। तो गवर्नमेंट प्रपोज टू स्टेप दैट दिस इज अप टू 2% जीडीपी। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 2% हो जाना चाहिए। मतलब हिंदी बताने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पर आंसर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। फिर क्या है, द गवर्नमेंट प्रपोज टू स्टेप विद अप टू 2% ऑफ जीडीपी विद हाफ ऑफ द अमाउंट कमिंग द प्राइवेट इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ये चाह रही 2% करूँ, लेकिन इसका आधा अमाउंट जो है प्राइवेट इंडस्ट्री करे, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री खड़ी हो R&D में और वो इसको खर्च करें, ठीक है। फिर क्या है, एंड हाफ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। तो हाफ प्राइवेट सेक्टर से आया और हाफ सरकार दी। व्हाइल एडमायरेबल इन इट्स इंटेंशन द गोल फॉल शॉर्ट। इजराइल फॉर एग्जाम्पल स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। वही बात कहा गया कि इजराइल 6% अपनी जीडीपी का R&D पे खर्च करता है, ठीक है। ऑन साइंटिफिक रिसर्च स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन बोथ स्पेंड 4% एंड देयर जीडीपी ऑन रिसर्च एंड इवन चाइना इज अप्रोचिंग 2%, ठीक है। तो ये मतलब हिंदी इसको जानने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, वरना मुझे बहुत अच्छे से मैं आपको ये सब समझा सकता हूँ। अगला है हमारा फिफ्थ पैरा कि इंडिया इज़ इन डेंजर फॉर of falling behind other nations in the race to build an advanced 21st century economy. True, the country has increased its expenditure on education as a percentage of GDP to 4% during the 2011-12 school year from 3.3% in 2004-05, but compared to the other BRICS countries, we need to do more. Brazil for instance spend more 5.6%, 5.7 of its GDP, and education smaller developing nations like Ethiopia spend 4.7%, and even Botswana spend 7.8% of its GDP on education according to the world. तो उसमें बात की गई थी R&D पे, इसमें बात की गई एजुकेशन पे, कौन सा देश कितना जीडीपी का खर्च करता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये सब लिखी गई। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर निकल आएगा। हमारा 6 पैरा क्या कहता है, मेक नो मिस्टेक्स, इंडिया नीड्स ए सस्टेनेबल पाइपलाइन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू बिल्ड दिस पाइपलाइन।
It's imperative to have a strong investment in education. The population grounded in its sciences will strengthen our industries and government. Our nation will have homegrown minds working on the myriad problem facing societies and improving the lives of everyone. The responsibilities for this task lies not just with government but with private industry, schools, families and individuals. ठीक है, अब देखते हैं सेवेंथ एंड लास्ट पैरा कि द इनकरेज यंग साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स to consider careers in research, whether the corporate laboratories or academic institutions in the private sector. My colleagues and I set up the Infosys Science Foundation ISF, a non-profit trust to promote science and research in India. The ISF has set a very serious series of public lecture by the winners of Infosys, Infosys prize that we hope will kindle a spark of interest in young minds. We hope also to make role models of Infosys Prize winners, the Sachin Tendulkars of science, if you will, that youngsters will want to follow. यानी कि ये सिंपल सा पैरा है. आप क्या होगा एग्जाम में जैसे कम समय में क्वेश्चन करने होते हैं, मैथ वगैरह पर टाइम ज़्यादा देना होता, तो आप ये पैरा जैसे काफ़ी बड़ा पैरा दिए गए हैं, सात स्टैंजा इसमें लिख दिए गए हैं. मतलब पैरा तो पूरा एक माना जाएगा लेकिन ये 7 स्टैंजा में लिखा गया है. आप लोग क्या करते हैं, कई बार लोग पूरा पढ़ने लगेंगे और उसका अर्थ निकालने बैठेंगे. मोटा मोटी आप समझ लें किस बारे में बात की गई. ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएँ. अब देखते हैं कि 76 नंबर हमारा क्वेश्चन पे क्या कह रहा है. ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया कैन टुक फॉर फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन. अब सिंपल से पूछा गया कि इंडिया कैन टुक द फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी. तो भारत के पास फ्यूचर में जो बिजनेस आउटसोर्सिंग की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो कहाँ पे हैं या किस तरह से है, ये सिंपल सा आंसर है. ठीक है, अब इसका आंसर आपको निकालना है. अभी हमने क्या देखा, ब्रिक्स के बारे में. ब्रिक्स कैसी इकोनॉमी है, ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमने सबने ऊपर देखा. ठीक है, ब्रिक्स कैसी इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, अभी हमने ऊपर देखा. ठीक है, तो जब ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमी है तो भारत और ब्रिक्स के बारे में ही पहला पैरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और स्वीडन की तरह भारत नहीं हो सकता. स्मॉलर डेवलपिंग नेशन लाइक इथोपिया की तरह भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही छोटा है. द इमर्जिंग पावर हाउस ऑफ ब्रिक्स नेशन, सेम लाइन उसमें लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा. द रॉयल सोसाइटीज़ की तरह भी भारत नहीं होगा. फिर देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन. द रॉयल सोसाइटीज रिपोर्ट हैज़ इंडिकेटेड दैट नेशनल गवर्नमेंट नीड्स टू. तो जो रॉयल सोसाइटी के बारे में पैरा था उसमें क्या था, रिपोर्ट ने क्या इंडिकेट किया है, दैट नेशनल गवर्नमेंट नीड टू, यानी कि जो राष्ट्रीय हमारी सरकार है उसको कैसा, मतलब उसको क्या आवश्यकता है. ठीक है, मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर बेसिक साइंटिफिक फाउंडेशन, एकदम सही बात है, यही वाला सही है. जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने साइंटिफिक फाउंडेशन में. हैव स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका, कोई मतलब नहीं इसका, ऐसी कोई बात नहीं की गई. डेवलप स्किल एंड रिसोर्स लाइक वेस्टर्न नेशन, नहीं, ये डेवलप स्किल तो डेवलप करनी है, रिसोर्स भी करना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट और खासकर वेस्टर्न नेशन की तरह इसकी बात नहीं कही गई. इनकरेज यंग साइंटिस्ट टू गो टू अब्रॉड, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि यंग साइंटिस्ट को विदेश भेज दिया जाए, फिर तो भारत का नुकसान ही हो जाएगा. अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिया नीड्स टू डू मोर. तो स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन साइंटिफिक रिसर्च में बनाने के लिए भारत को और क्या करने की आवश्यकता है, सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो वो क्या है, बिल्डिंग एन एडवांस 21st सेंचुरी इकोनॉमी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं किएगा. इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, एजुकेशन वाला पैरा हमने देखा था, साफ साफ उसमें लिखा था कि एजुकेशन सेक्टर में फला देश की इतनी जीडीपी का व्यय होता है, भारत में कम होता है, तो उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. तो यही वाला आपका सही हो जाएगा. बाकी आप पढ़ लें, वो गलत है. गेटिंग साइंटिफिक फ्रॉम डेवलपिंग नेशन लाइक बोत्सवाना, तो उसकी तरह क्यों ही बनेंगे हम, वो और भी कमज़ोर है. सेटिंग अप ए सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर बाय साइंटिफिक, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना है. इंडिया स्पेंड इट्स जीडीपी ऑन R&D, कितना मतलब खर्च करने की आवश्यकता है, मतलब खर्च करता है, ये पूछा गया है. तो साफ साफ उसमें लिखा था कि भारत वर्तमान में 0.25% खर्च करता है, यही सही हो जाएगा. और ज़रूरत कितने की, ज़रूरत कम से कम 2% की, और सरकार चाहती है कि मतलब उसमें भी 1% पब्लिक सेक्टर से मैं करूं और 1% जो है वो प्राइवेट सेक्टर करे, आधा आधा करे. और इसी चक्कर में शायद भारत में ये सब चीज़ें अच्छे से हो भी नहीं पाती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे कि इंडिया हैज़ इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी. भारत कितना भारत को इंक्रीज़ करना चाहिए एक्सपेंडिचर अपना एजुकेशन सेक्टर में, तो वो आपको पता है 4% इन 2011-12, तो 4% 2012 में इतना ही भारत कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ उसमें साफ साफ लिखी गई है. अब 81 से 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है आपको, इन द पैसेज बिलो देयर आर ब्लैंक्स ईच विच हैज़ बीन नंबर्ड.
तो ये नंबर जो लिखा गया है इन नंबर्स में आपको भरना है, ठीक है। क्या भरना है, ये जो ऑप्शन दिए गए वो भरना है। इस पूरी कहानी में इसमें से क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या भरना है वो देखते हैं। तो पहला है जैसे एग्रीकल्चर इज़ ए सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, तो एजुकेशन इज ए सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। तो इसमें आपको कैसे अटैम्प्ट लेना है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब सिंपल सा आप सिर्फ इतना याद रखना है, एजुकेशन मतलब सॉरी एजुकेशन की बात नहीं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर इज ए सेक्टर, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना। अब एजुकेशन इज ए कैसा सेक्टर है, अब देखते हैं क्या वो भारत में डोमिनेंट है, प्रोवन है, नॉन ट्रेडिशनल है या फिर टेरिटरी है। अब आप इन शब्दों को रख के देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इज ए सेक्टर, डोमिनेंट सेक्टर भारत में है, बिल्कुल है। एजुकेशन पे ही ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं, तो एजुकेशन जो है वो डोमिनेंट सेक्टर है। प्रूवन तो नहीं है भारत में इतना अच्छे से, नॉन ट्रेडिशनल भी नहीं है भारत में, और टेरिटरी भी नहीं है। तो एजुकेशन इज़ एन डोमिनेंट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और 82 नंबर पे आते हैं। तो डोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पे, डोमिनेंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी एंड क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू एडुकेट टाइमली एंड लो कॉस्ट क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ इट्स ग्रेट। अब क्या ग्रेट, स्पेशली क्या ग्रेट, अब ऑप्शन में हम देखते हैं, चलते हैं अपने 82 नंबर क्वेश्चन पे। इट्स ग्रेट अर्जेंसी है, सोर्स है, व्यू है या फिर इंपॉर्टेंस है। तो इट्स ग्रेट क्या है, इंपॉर्टेंस है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो भारत में ग्रेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम 83 नंबर पर देखते हैं, मतलब ऑप्शन देख के आप लोग लगा लेंगे, अलग से इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको आगे से, तो आगे से पढ़ते हैं इसको। 80 स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अलॉन्ग विद अदर इनपुट्स क्रेडिट्स एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल एंड। अब सस्टेनेबल एस्टैब्लिशिंग और एंड में अब क्या आ जाएगा अगला देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट तो अपने आप में नहीं आएगा, प्रॉफिटेबल है, आइसोलेटेड है या अप्रोसिएंट है, ठीक है। तो इसमें आप बताएं, तो ये प्रॉफिटेबल है, अगर सारे लोग हों तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बन सकेगी, वही बात है, ठीक है। तो ये वाला इसमें हो जाएगा। फिर 84 अगला देखते हैं, फार्मिंग सिस्टम, मतलब अगर आप जोड़ें तो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग सिस्टम। मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल प्रोड्यूस इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन एरियाज ऑफ वाइडली पोटेंशियल। अब वाइडली पोटेंशियल है इसका एरिया कहाँ पे है, अब हम देखते हैं 84 नंबर। मोस्ट वरिंग आइडेंटिफाइड या ट्रू, तो इसमें हो जाएगा वरिंग, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। वरिंग कैसे फिट होगा आप खुद देखें कि मैं दिखाता हूँ। एरियाज ऑफ वाइडली वरिंग पोटेंशियल, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। अब लास्ट पढ़ लेते हैं कि एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ अफोर्डेबल कास्ट। अब क्या अफोर्डेबल कास्ट इफेक्ट उसका क्या पड़ेगा उसको देखते हैं। 85 नेगेटिवली पड़ेगा, पॉजिटिवली पड़ेगा, सेल्डम पड़ेगा या फिर मार्जिनली पड़ेगा, ठीक है, तो वो पड़ेगा पॉजिटिवली। इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा, पॉजिटिवली होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। मतलब इसमें अलग से बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ ये है कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस में अलग से भी नहीं, आप PYQs वगैरह ही देख लें सारे सालों के तो हो जाएगा, और मैं इस चैनल पर आपको ये सब करा दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल कास्ट पॉजिटिवली इफेक्ट क्या करेगी, अफोर्डेबल कास्ट पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी। पहली बात तो एक मैं ट्रिक बताऊँ आपको, इस टाइप में जब भी कोई पैराग्राफ रहे और भरना रहे, अगर आप ना निकाल पाएँ, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, तब मैं आपके उनके लिए बता रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है और जो थोड़ा संशय व्यक्त कर रहा है, जैसे सेल्डम वगैरह बनते तो गया, ठीक है, और नेगेटिवली डायरेक्ट लिखा है, नेगेटिव व्यक्त भी कर रहा भाव उसका, तो वो आंसर नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के पैरा जनरली जो है वो मतलब लिखे जाते हैं पॉजिटिव वे में और एक तरह के अच्छे फ्यूचर के वे में, ठीक है, इसलिए ये गलत होते हैं। तो आप पॉजिटिव वाली चीज़ें भरें। अब हम देखते हैं इंग्लिश के अपने जो कोर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से कोई एक सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, उसमें आपको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यही वाला जो है वो करेक्ट है, बाकी सभी के सभी इनकरेक्ट हैं। बाकी देखते हैं क्या, द वर्क इज़ टू मच फॉर एनी पर्सन टू डू सिंगल हैंडली, यही गलत है क्योंकि ये टू मच नहीं होगा, यहाँ पे 2 वाला 2 हो जाएगा, इसलिए गलत है, ठीक है। अगला है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वाज कवर्ड विद स्नो, तो द टॉप्स ऑफ नहीं होगा, द टॉप ऑफ माउंटेन्स होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप्स नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी चोटियाँ थोड़ी, टॉप तो एक ही होगा, माउंटेन बहुत सारे हो सकते हैं, तो द टॉप ऑफ माउंटेन्स होगा। फिर अगला है आई लाइक द लिटिल पेडलर विच हैज़ ए क्रूक नोज,
तो द लिटिल पेडलर विच हैव आई लाइक द लिटिल पेडलर विच हैव ए क्रूक नोज, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यही गलत लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो इसमें बताना है व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर इंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पीपल्स। तो एजुकेशन मिनिस्टर जैसे ही क्लास में घुसे वैसे ही कुछ लोग, अब इसमें भरना है कौन सा सही होगा। तो कुछ लोग क्विक्ड इन देयर शर्ट्स, क्विक्स इन देयर शर्ट्स ये गलत है। क्विक्स का मतलब होता है निकालना। तो जो एजुकेशन क्वेश्चन जैसे ही उसमें घुसेंगे क्लास में तो लोग अपने शर्ट क्यों निकालेंगे। क्विक्ड विद जॉय, हल्ला भी नहीं मचाएंगे, जॉय भी क्यों करेंगे। क्विक्ड इन देयर माइंड्स, नहीं माइंड्स भी क्यों हटाएंगे। तो क्विक्ड इन देयर शूज़, तो शूज़ को अपनी निकाल सकते हैं। तो यही वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मतलब आप लोग अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आंसर आपके निकल आएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये कहता है आइडेंटिफाई द एरर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस मार्क्ड एट ABCD एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। द गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर स्लम्स इन सिटीज। इसमें बताना है एरर कौन सा है। तो इसमें अगर एरर क्या की बात करें तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस है प्लानिंग टू, यही वाला एरर हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ये 4th वाला सही है, बी, यही वाला गलत होगा। क्या गलत है इसमें, द गवर्नमेंट प्लान्ड टू होगा ना कि प्लानिंग टू। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें फिर वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है, एरर पहचानना है ABCD में से। दे वर स्विफ्टर, क्या लिखा है, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, दे वर स्ट्रॉन्ग देन लॉयंस। अब इसमें बताना है क्या ही मतलब गलत है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है वही सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला जो है वो गलत है। क्या गलत है, दे वर स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है, दे वर स्ट्रॉन्ग, दे वर स्विफ्टर देन ईगल, दे वर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फिर दे नहीं लगेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन। मैं चूँकि आपको PYQ इसका पेपर करा रहा हूँ तो मैं इसको आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने आंसर अगर वीडियो को पॉज करके अपने पहले खुद से आंसर लगाते हैं तो बताइए आपके कितने सही हुए। चूज द ऑप्शन दैट इज सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। बाकी आप मुझे बताएंगे अगर, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, GK, GS ये सब मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूं और सिर्फ वो टॉपिक करा दूं जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इनकी थ्योरी जब पढ़ाऊँगा तो अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो जैसा आप कमेंट करेंगे फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। फिर देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें सिनोनिम्स बताना मतलब पर्यायवाची बताना है। इंडोलेंस, इंडोलेंस का सिनोनिम्स क्या होता है, तो इंडोलेंस का सिनोनिम्स होता है स्लोथ। ये आपको रटनी पड़ेंगी, मतलब आपको पता है ये तो रटनी ही पड़ती हैं जो भी है मीनिंग वगैरह। तो स्लोथ जो है वो इंडोलेंस का क्या होता है, पर्यायवाची हो जाएगा। फिर चूज द ऑप्शन दैट इज एन एंटोनिम्स फॉर गिवन वर्ड्स। अब आपको सिनिस्टर का एंटोनिम्स बताना है। तो सिनिस्टर का एंटोनिम्स क्या होता है, वो होता है ऑस्पियस, ऑस्पिसियस, ऑस्पिसियस जो है वो इसका एंटोनिम्स होता है। फिर अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग होगा इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में यही वाला सही हो जाएगा। अनाज को ये बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट, तो यही वाला सही होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। फिर इसमें से प्रेडिलेक्शन की आपकी को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो प्रेडिलेक्शन की अगर करेक्ट स्पेलिंग की हम बात करें तो ये हो जाता है आपका PREDILE, PRIDILE, प्रेडिलेक्शन। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, इसमें डबल E वगैरह ये सब नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज द वन दैट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन इडियम फ्रेज का आपको बताना है। एज यूजुअल ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है प्रेजिंग हिमसेल्फ, मतलब अपनी ही तारीफ़ करना है। इसका मतलब ये होता है एज यूजुअल ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब ओन से ही पता चल रहा है कि अपनी तारीफ़ करना। जैसे इसका मतलब ये होगा कि एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह वो व्यक्ति अपनी तारीफ़ कर रहा है, तो प्रेजिंग हिमसेल्फ इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 5 ही क्वेश्चन बचेंगे। फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज द वन द बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेज। फिर इसका अर्थ बताना है, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो लुक शार्प का आपको बताना है क्या होगा ईडियम एंड फ्रेज का मतलब। तो इसका मतलब होता है हरी अप। बाकी आप आंसर से भी निकाल लेंगे। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, और सेंटेंस क्या कहता है, लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अब इसका मतलब ये जल्दी करो वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप ट्रेन मिस कर देंगे। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक, और क्या करना है, मोस्ट सूटेबल वर्ड आपको भरना है। 50,000 रुपीज़
वाज, वर और इज, इसमें क्या भरा जाएगा? तो 50,000 रुपीज़ इज ए लार्ज सम, तो इसमें इज होगा। आप 50 या फिर 1000 या फिर रुपीज़ देख करके आर या वर नहीं भरेंगे, ठीक है, इज भरा जाएगा। याद रखना आपको, रुपीज़ कोई भी डॉलर करेंसी उसके बाद इज लगता है, इसलिए आपको याद रखना है। 97 नंबर क्वेश्चन, फॉर द गिवन डेफिनेशन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस। तो कैपेबल द बीइंग ऑफ अंडरस्टैंड टू आइदर 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस, तो 2 या उससे अधिक पॉसिबल सेंसेस को अगर आप महसूस करते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? तो उसके लिए जो शब्द होता है ये सब आपको रखना पड़ेगा, वो कहते हैं एम्बिगुअस। तो जो एम्बिगुअस पर्सन होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका सही हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। द मस्कल शो, द सॉरी मस्कल नहीं म्यूजिकल, द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। तो मतलब जब हम हॉल में पहुँचे तो ऑलरेडी म्यूजिकल शो प्रारंभ हो गया था। तो ऑलरेडी बिगन इसकी जगह पे करेक्ट यहाँ पे वर्ड बताना है कौन सा होगा। ऑलरेडी बिगन गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होगा हैड ऑलरेडी बिगन हो जाएगा, ठीक है। हैड ऑलरेडी बिगन ये वाला इसमें सही होगा। आपने अगर 12 टेंसेस पढ़े तो उससे आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज ए स्किल विच बाय यू विद ए लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इसमें बीच में क्या भरा जाएगा? तो इसमें बीच में जो है वो भरा जाएगा कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है। स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड बाय यू, ये इसमें आ जाएगा। आप पढ़ के मतलब अगर आप बारी बारी से सबको पढ़ेंगे तो पढ़ने पे वो आंसर फील आ जाता है, ठीक है। देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस एंड ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस, ठीक है। प्लीज़ कमिन नहीं कहेगा, अगर उसने मुझे वेलकम्ड किया, ठीक है, पहले लिख देगा ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस। तो जब वेलकम किया है तो बैठने प्लीज़ क्यों कहेगा? वो कहेगा वेलकम टू माय ऑफिस, क्योंकि वेलकम करने के लिए बुलाया उसने। तो ये हो जाएगा, यू आर वेलकम हेयर नहीं होगा, प्लीज़ ये नहीं होगा, वेलकम बैक भी नहीं होगा। बार बार थोड़ी आया जो वेलकम बैक होगा। तो ये हमने कंप्लीट 25 क्वेश्चन देख लिए इंग्लिश के। व्याख्या कैसी लगी जो मैंने आपको कराई, कैसा लगा, जो भी हो आपका फीडबैक आप लोग कमेंट करें। इसके अलावा आप कौन कौन से पेपर और चाहते हैं जिनके मैं PY की तब कराऊँ? अभी तो मैं आपको ग्रुप C का ये पेपर मैंने अब कंप्लीट करा दिया। मैथ बची है, मैथ को हम एक साथ देखेंगे लास्ट में, मतलब सारे पेपर को मिला के एक साथ कर लेंगे लंबी वीडियोज़ में। उसके अलावा GK GS हिंदी और इंग्लिश का वीडियो हो गया ग्रुप C वाला पेपर का, अब ग्रुप D वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टोनो वगैरह तो सब उसी में, स्टोनो का पेपर अलग से आता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबको देखते हुए चलते हैं। और बाकी आप लोग जैसा भी चैनल लग रहा हो बताइए। RO की अगर आप लोग कुछ लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, PCS की कर रहे होंगे, उसके लिए भी चैनल को फॉलो कर ले, उन सब के भी PYQs पड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।